नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस में तैयारियां तेज हो गई है। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने रिपोर्ट कार्ड मांगा है, कुमारी शैलजा सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रही है। रिपोर्ट कार्ड मांगने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान कि मंत्री, विधायक और प्रभारी की मीटिंग हुई है। प्रभारी का काम सभी के कार्यों की समीक्षा करना है, समीक्षा नहीं होगी तो निर्णय कैसे लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होना चाहिए। पाटन और दुर्ग छोड़कर कितना विकास हुआ है ये बता दें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल इसे काफी अच्छा भी बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होना चाहिए, विधायकों का नहीं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और ख़राब है। इसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे में कांग्रेस एक और तैयारियां तेज कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता लविंदर पाल जुड़ गए। लविंदर, एक और कांग्रेस लगातार प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस की, वो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड ले रही है, उसकी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने इसको काफी अच्छा बताया। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है, सीधे कहा है कि अगर रिपोर्ट कार्ड चेक करना है तो मुख्यमंत्री का करे कि कितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक करने से क्या लाभ? देखिए अनुपमा, ये रिपोर्ट कार्ड चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना रिपोर्ट कार्ड बनाती है। जो प्रभारी है उनका काम है कि रिपोर्ट कार्ड जो समय समय पर लिया जाए कि कौन से विधायक, कौन से मंत्री और मुख्यमंत्री का कितना प्रोग्रेस है, उन्होंने कितना काम किया है। सबसे अहम बात यह है कि जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार सभी विधायकों से चर्चा करते आए हैं, उनसे रिपोर्ट कार्ड लेते हुए आए हैं और जितना भी रिपोर्ट कार्ड है वो ऊपर कुमारी शैलजा को दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले समय में टिकट, परफॉर्मेंस के बेस पर टिकट दी जाती है। अगर विधायकों का और मुख्यमंत्री का काम अगर अच्छा है तो उन्हीं लोगों को केवल टिकट दी जाती है, बाकी लोगों को फिर हटा के उसमें चेंज कर दिया जाता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है कि ये जो प्रभारी है उनका काम है रिपोर्ट कार्ड लेना और उसको लगातार चेक करते रहना कि परफॉर्मेंस बेस की कितना विधायकों का काम है। अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो आने वाले चुनाव के समय में निर्णय किस तरह से लेंगी। इसी पर पलटवार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केवल मुख्यमंत्री का ही रिपोर्ट कार्ड चेक होता है। अगर मुख्यमंत्री अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो उससे यह पता लगाया जा सकता है कि जो जितने भी विधायक है और जितने भी मंत्री है उनका काम भी अच्छा है। अगर मुख्यमंत्री ने ही काम नहीं किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाटन और दुर्ग में ही पूरा काम हुआ है, पूरे विकास कार्य वही हुए, बाकी जो 88 विधानसभा उधर कोई काम नहीं हुआ है। तो उसको लेकर परफॉर्मेंस बेस में प्रभारी को जो है उनको पता करना चाहिए कि बाकी 88 विधानसभा में किस तरह का काम हुआ है। इससे पता लगता है कि जो आने वाले चुनाव है इसी बेस पर जो चुनाव के आने वाले जो चुनाव है उस पर टिकट का निर्भर करता है, उनके परफॉर्मेंस पर टिकट निर्भर करता है कि उनको आने वाले समय में टिकट मिलेगी कि नहीं। तो यही प्रभारी का काम है, जिसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में प्रभारी किस तरह का निर्णय लेती है
और कितनों का टिकट कटता है और कितने नए लोगों को टिकट मिलता है। जी जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रमन सिंह भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि पाटन और दुर्ग में विकास हुआ है। वहीं अगर बात कर ली जाए विधायकों की, तो क्या ऐसे में कोई बड़ी गाज गिर सकती है? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा और कहीं अच्छा काम भी हुआ होगा तो उसके लिए तारीफ तो मिलेगी और साथ ही टिकट भी। लेकिन जहां पर अच्छा काम नहीं हो उसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए अनुपमा, लगातार जो प्रभारी है वो सभी, खासकर प्रदेश अध्यक्ष जी। जितने भी विधायक हैं उनसे वो रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, किस तरह का उनका कार्य किए हैं, अभी पिछले 5 सालों में किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का रुझान उन्हें मिल रहा है। जो लगातार है इसका प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार समय समय पर रिपोर्ट कार्ड लेते रहते हैं और इसकी जो पूरी जानकारी है ऊपर प्रभारी को देते हैं। जी। तो उसके बेसिस पे ये आने वाले समय पे टिकट तय की जाएगी कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं। तो ऐसे में जो विधायक है जिनका रिपोर्ट कार्ड काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनका काम अच्छा नहीं है या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से तय किया जाएगा कि इनमें से किसको टिकट मिलेगी, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री लगातार संभागीय स्तर पर सम्मेलन भी कर रहे हैं, चुनाव क्योंकि नजदीक है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद समय समय पर लोगों का रिपोर्ट कार्ड और प्रभारी बैठ के रिपोर्ट कार्ड तय करते हैं कि किनको टिकट मिलनी चाहिए किनको नहीं, और इसका जितना भी लेखा जोखा है वो ऊपर आला कमान को भेजते हैं। वहां पे फिर डिसाइड होता है कि जितने भी जो काम करने वाले हैं उनको आने वाले समय पर टिकट दी जाएगी और जो नहीं काम कर रहे हैं उनको फिर उनकी टिकट काट दी जाएगी। तो ऐसे में जो रिपोर्ट कार्ड है ये काफी अहम होता है, इसलिए समय समय पर रिपोर्ट कार्ड जो प्रभारी है वो लेती रहती हैं। अब समय है चुनाव का, वो किस तरह से रिपोर्ट कार्ड कितने लोगों का ऊपर पहुंचा है, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का रिपोर्ट कार्ड उन तक दिया गया है, ये आने वाला वक्त बताए। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा, अच्छा काम होने पर टिकट भी मिल सकता है विधानसभा सीट के लिए। लेकिन हम बात करें तो ये तो विधायकों की बात रहेगी, और क्या क्या तैयारियां की जा रही है अन्य किसी विशेष व्यक्ति को टिकट देने के लिए कांग्रेस की ओर से? फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। अगर नजर हो रही होगी तो फिलहाल मीडिया तक उस तक चर्चा नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लगातार ये सब गोपनीय चर्चा होती है जो लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष भी चर्चा करते आते हैं। हमने लगातार देखा है कि वो बातों को टाल देते हैं, मतलब इस पर चर्चा नहीं हुई ऐसा तरह से जो बात है वो टाल देते हैं, क्योंकि अगर ये बातें पहले से सामने आ जाती हैं तो जो प्रत्याशी है जिनको टिकट मिल सकती है या जिनको कट सकती है तो उसमें जो आक्रोश है वो सामने नजर आ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो है वो गोपनीय रखती है और एकदम आखिरी मौके पर चुनाव से ठीक पहले जो नाम है उनकी घोषणा की जाती है, ताकि किसी तरीके का कोई जो नाराजगी है वो सामने ना आ सके और इससे पार्टी को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी जो बातें हैं वो गोपनीय रखी जाती है और सीधा लास्ट मोमेंट पे इसको बाहर लाया जाता है। तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नजर नहीं आ रही है। जी, तो टिकट को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और देखना होगा कि किसे टिकट मिल पाती है इस बार विधानसभा के चुनाव में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से खबर जहां पर एक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में विधायकों को सीट दी जाएगी और चुनावी टिकट दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक और सीएम भूपेश बघेल इसे काफी अच्छा काम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमन सिंह का कहना है कि पाटन दुर्ग को छोड़ दिया जाए तो विकास कहीं नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही ऐसे में मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार अंबिकापुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई है, जहां डोरी संग्रहण करने के दौरान ये हमला किया गया। बगीचा रेंज से वन परिक्षेत्र लुंड्रा हाथी पहुंचा था और इस दौरान महिला को कुचल दिया, जिसकी वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। तो अंबिकापुर में लगातार अगर देखा जाता है तो हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। कई बार फसल खराब कर दी जाती है, ग्रामीणों को काफी नुकसान होता है और घर में तोड़फोड़ की जाती है। इससे ग्रामीणों में काफी दहशत भी देखने को मिलती है। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया जहां हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो ग्रामीणों में इस घटना के बाद में हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उसके बावजूद भी वन विभाग इस पर कोई भी एक्शन लेता नजर नहीं आता। तो बगीचा रेंज में वन परिक्षेत्र लुंड्रा हाथी पहुंचा था। आपको बता दें कि इस दौरान महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिसकी वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है।
तो वहीं ग्रामीण काफी आक्रोशित है और लंबे समय से देखा जाता है कि अंबिकापुर में ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर महिला को कुचल दिया गया है और इसके साथ ही हाथियों का दल विचरण करते भी नजर आता है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है जहां तोड़फोड़ की जाती है, हाथियों के द्वारा फसल को खराब किया जाता है। किसान काफी परेशान होते हैं, ग्रामीण कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस पर लापरवाही बरतते हुए नजर आता है। हालांकि अब इस घटना के बाद में क्या एक्शन लिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भूपेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 15 साल में बीजेपी ने आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरने का काम ही किया है। मरकाम ने टिकट को लेकर कहा कि सर्वे के बाद हाईकमान नाम तय करता है। बिलासपुर संभाग की 11 सीटें पिछले चुनाव में हम हारे थे, इन्हें जीतने की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संभागीय सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए चार्ज कर रही है। नहीं ठीक, हम तो हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगेंगे तो टिकट एक ही को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जिनका नाम सर्वे में ऊपर 3 में आते हैं तो उन नामों पर हम लोग विचार करते हैं, उसी में से हम लोग टिकट देते हैं। तो स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब हमारे के साथी उसको जिताने में लग जाए। माननीय शैलजा मैम जी ने यही कहा है, क्योंकि बिलासपुर संभाग के हम 11 सीटें पिछले चुनाव में हारे थे, उन सीटों को भी हम कैसे जीते उस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े। देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूँ इस मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक आदिवासियों की उपेक्षा की थी, आदिवासी गौरव की उपेक्षा की थी, आदिवासी हमारे जननायकों की उपेक्षा की थी। कभी उनके नाम से कोई तीज त्यौहार हो या फिर अन्य उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार देखकर पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने का प्रयास करती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार आदिवासियों का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है। तीज त्यौहार हो, रीति नीति हो या हमारे जन नायकों के सम्मान में उन्होंने कई जगह कॉलेजों का नाम, उसके साथ साथ संस्थानों का नाम रखा है। तो स्वाभाविक है 15 साल जिनको मौका मिला था वो कुछ नहीं कर पाए, आज सिर्फ और सिर्फ उनके नाम से वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। पूरे प्रदेश में 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन होना है, जिसमें बस्तर और बिलासपुर हो गया है। आज दुर्ग संभाग के संभागीय सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बात सरकार की बात, संगठन की बात और सोशल मीडिया, अलग अलग विषयों पर हमारे एक्सपर्ट अपनी बात रखते हैं और आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने हैं, संकल्प शिविर होने हैं। तो हम लोग संगठन पूरी युद्ध स्तर पर 2023 और 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी छत्तीसगढ़ आए हैं, लेकिन उनके दौरों पे बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। मरकाम ने बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा पर कहा कि 15 साल तक बीजेपी ने आदिवासियों की उपेक्षा की है, इस यात्रा से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए एमएसपी बढ़ाई है। देखिए, 2018 में आप सबको पता है माननीय अमित शाह साहब आए थे और 65+ का टारगेट छत्तीसगढ़ को दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। माननीय अमित शाह जी जो 65+ किए थे, शायद हमारे लिए कहे थे, इसीलिए हम 68 सीटों के साथ सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में सिमट गई। भले आज अमित शाह साहब दुर्ग आए या फिर जेपी नड्डा साहब बिलासपुर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कर्नाटक का चुनाव में 2 महीने तक माननीय नरेंद्र मोदी साहब, माननीय अमित शाह साहब पूरा डेरा डाले थे और
बहुत से हथकंडे अपनाए, धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। भगवान बजरंग बली का जयकारा देश के प्रधानमंत्री लगा रहे थे और चुनाव की धज्जियां उड़ाए रहे थे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, आदिवासियों को मिटाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक की है। आपने देखा होगा बस्तर में लगभग 700 गांव उजड़ गए थे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में हमारे बस्तर के आदिवासी पलायन कर गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी मिटाने का काम करती है। हमारे स्वाभिमान को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के समय आदिवासी याद करते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज़्यादा 780 रुपये से अधिक एमएसपी बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों में एमएसपी नहीं बढ़ता है। सिर्फ मोदी जी किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने की बात की थी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह जी से, क्या किसानों की आय दुगुनी हुई क्या, या किसानों की हालत में सुधार हुई क्या? हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं किसानों का समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपया देती है। स्वाभाविक है, हम लगभग 2700 रुपया हम पूरे छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को देते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। नवागढ़ से कांग्रेस विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे भी क्षेत्र की जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश मोन्टू तिवारी ने कहा कि विधायक बंजारे ने दाड़ी को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया, मुख्यमंत्री से अनुरोध कर दाड़ी को पूर्ण तहसील बनवाया। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी क्षेत्र की जनता कांग्रेस को चुनेगी। विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। वहाँ के विधायक विकास पुरुष गुरुदयाल सिंह बंजारे जी, जिन्होंने जब से विधायक बने हैं तब से वो विकास लगातार किए जा रहे हैं। चाहे पुलिया की बात हो, नाली का बात हो, सड़क का बात हो, बिजली की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, पेंशन की बात हो, सारे चीजों को बहुत ध्यान देके वो करा रहे हैं। वर्तमान में दाढ़ी उप तहसील से तहसील उन्नयनीकरण हो गया है। कॉलेज का घोषणा है जो बजट में आ चुका है। आत्मानंद स्कूल खुल चुका है जहां एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उच्च स्तरीय पुल है। और अगर मैं छोटे छोटे विकास कार्यों की बात करूं तो मैं अगर अभी से बोलना शुरू करूं तो शाम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उन विकास कार्यों के बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैं अगर आप कहेंगे तो सूची करा दूंगा। माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे का एक सिद्धांत है कि वो बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो उनका सिद्धांत काम ज्यादा करने का है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर गुरुदयाल सिंह बंजारे जी को विकास पुरुष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो माननीय भूपेश बघेल के सबसे उत्कृष्ट प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि है श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़। जांजगीर चांपा में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार शानदार काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में भेदभाव किया है, लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। चले जाइए हर शराब की दुकान पर और देखिए कि सीएम के लिए अलग कलेक्शन सेंटर है और जो भोक्ता है उसको अलग देना पड़ रहा है। इस शराब के माध्यम से कितने बड़े का 2000 करोड़ तो अभी ईडी ने बताया है। मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा रैकेट है और जितने मकान अटैच हो रहे हैं और जितने संपत्ति अटैच हो रहे हैं वो तो 10% भी नहीं है। इन लोगों ने इस राज्य की जनता का खून चूसने का काम किया है। क्या करेंगे भैया, जो इस गंगा जल का अपमान किया हो उससे क्या उम्मीद करो। 36 में से 36 वादे छलक दिए गए। बेरोजगारी भत्ता की बात करो तो आज बेरोजगार के लिए 1,25,000 रुपया प्रत्येक युवाओं का बकाया है। कहाँ गया वो? 3 महीने में भी आधा लोग को छाट रहे हैं। तो युवाओं के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, ट्राइबल्स के साथ तेंदुपत्ता का विषय उठाइए तो तेंदुपत्ता वाले के साथ धोखा। कौन ऐसा विषय है जिसमें इससे छला नहीं है? ये जो भूपेश है ना, ये ठगेश है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम 6 दिन के लिए रायपुर पहुंची। टीम ने बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आपको बता दें कि राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि 2 दिन राज्य के सभी 33 कलेक्टर और एसपी डिस्ट्रिक्ट
फंक्शनरी के इलेक्टोरेट मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इलेक्शन को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कानूनी व्यवस्था चुनाव के दौरान क्या रहेगा, और साथ ही इसकी समीक्षा ईसीआई का डेलीगेशन करेगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की संबंधित तैयारियों के पूरे दिन का जायजा भी रहेगा। कल यानी कि 8 और 9 तारीख को राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज़ है, इनका इलेक्टोरल मैन मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, वहाँ पर इलेक्शन को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे पोलिंग पार्टीज़ हो, चाहे ईवीएम हो, वीवीपैट का संधारण है, स्ट्रांग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, और पूरे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के दौरान क्या रहेगा, इसकी समीक्षा ईसीआई का डेलीगेशन लेगा, सीनियर ऑफिशियल्स का। कोंडागांव जिले के गांधी वार्ड स्थित माजी साहब मिल को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से वार्ड के लोगों की मांग थी कि इस मिल से उड़ने वाली डस्ट आंखों में तकलीफ देती है और साथ ही सेहत संबंधित परेशानियां भी बढ़ रही है। मिल से निकलने वाली बदबू से लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। रहवासियों का कहना है कि अफसर इस मिल को पहले भी 1 से 2 बार सील कर चुके हैं। महिला ने कहा कि मिल को बंद कराने के लिए क्षेत्र के लोग 13 साल से शिकायत कर रहे हैं। के खिलाफ कुछ मोहल्लेवासियों ने शिकायत किया था कि प्रदूषण फैल रहा है। इसकी जांच एक कमेटी गठित करके की गई थी एसडीएम साहब के। एसडीएम साहब का आदेश के तहत हमारी एक 6 सदस्यीय टीम है और आज हम लोगों ने सीलबंदी इसको किया है। आगे की कार्रवाई सर, कुछ मोहल्ले वाले के भी कहना कि इससे पहले भी इसको सील किया गया था, उसके बाद तो फिर पुनः खोल दिया गया। सर, क्या है ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आज जो जानकारी हुई आप सबके सामने सील किया गया है। ये कब तक के लिए सील किया गया? जब तक नेक्स्ट आदेश नहीं मिलता तब तक सील है। हम लोग 13 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैंने कागज़ दे रहे हैं कलेक्ट्रेट के पास। हर कलेक्टर 6 महीने के अंदर ना ट्रांसफ़र होते हैं और हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। तो करीबन 9 साल हो रहा है ये लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं। और उसके बाद भी बीच में 2022 में 7 तारीख को शायद मानने का आदेश आया था वहाँ से कोर्ट से। तो ना फिर बिना वो करे मैंने अपना मिल को खोले हैं और चालू किए हैं बिना इजाज़त का। सरकार तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कर्मचारी से। यह राइस मिल से 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं खाना पूर्ति के लिए लाख करते हैं और मिल वाला अपनी मर्जी से खोलता है, अपनी मर्जी से चलाता है। अभी वही हम तहसीलदार साहब से भी पूछे कि सर पिछले बार भी ऐसी खोले थे, क्या हुआ, तो हमको नहीं पता। कलेक्टर भी आते जाते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक परेशान, राखड़ उसना, बदबू तो इतना है सर, शाम को आप जाके देखिए सांस नहीं ले पाते। राखड़ ऐसा है कि आँख में घुसता है ना तो उसको ऐसा निकालना पड़ता है कपड़े से, कोई दवाई काम नहीं करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो पढ़ने लिखने वाले कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आँख में जाके क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे इन लोग। और कितने ही लोग हैं जो है सांस से परेशानी, बीमारी से, कोई सुनवाई नहीं है सर। और ऐसा भरोसा भी नहीं लग रहा है कि कितने टाइम तक ये बंद रहेगा। 2-4 दिन में मिल वाला खुद ही खोलेगा, खुद ही चलाएगा। मोहल्ले वासियों को तो ऐसे इंसान नहीं समझता है, शासन प्रशासन को जेब में रखता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।